स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम चैप्टर इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन चैप्टर माना जाता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और कैलकुलेशन मेथड से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो हाफ सिलेबस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज के थ्रू सब कुछ सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिल्ड कॉन्सेप्ट, नॉट कंफ्यूजन। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है? इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, इंडिविजुअल फर्म, एग्रीगेट डिमांड और इकोनॉमी एज अ होल। सेकंड्स स्टार्ट है आपके। सो क्लास, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमी से। याद रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करेगा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म एंड एग्रीगेट डिमांड, these are the part of the microeconomics, whereas national income, employment, general price level are the part of the macroeconomics. Question number 2, which of the following is the macroeconomics variable? इनमें से कौन सा macroeconomics का variable है? Price of a commodity, output of a firm, national income and cost of production. Let me start now. याद रखो। सो बेसिक क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। आउटपुट ऑफ द फर्म इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। सो जो नेशनल इनकम है वो एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विच इज द नेशनल इनकम, ये आपका बात कर रहा है इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टडीज अंडर, कि जो हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो किसके अंडर डिस्कस करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। टाइम स्टार्ट नाउ। बेसिक क्वेश्चन आप देखोगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है ये इंडिविजुअली तो इंपैक्ट डाल नहीं रहा है, ये आपका एक इकोनॉमी एज अ होल पे इंपैक्ट डाल रहा है। इसलिए आप देखोगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको अपने अंदर समेटे हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यू को अपने अंदर समेटे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। यस, सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से। क्लास देखो, बात कर रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया है? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जेम केन्स एंड रेंगर फ्रिश। सो याद रखना है, जो रेंगर फ्रिश हैं इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द इंट्रोड्यूस किया है। यस। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज बतानी है कि लाइक हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाई। कमेंट बॉक्स ओपन है, ध्यान से सभी को इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम? इनमें से कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम नहीं है? नॉट वर्ड है, ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। सो क्लास देखोगे आपकी जो इन्फ्लेशन है वो पूरे इकोनॉमी को इंपैक्ट डालता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एज वेल, ये भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है। बट जो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट है, जो प्राइस है वो एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, इसलिए प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट कंसर्न एन इंडिविजुअल, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इशू है, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कुछ नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहा है? ऑल गुड्स प्रोड्यूस, इंटरमीडिएट गुड्स ओनली, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स ओनली। सो टाइम स्टार्ट नाउ। देखो यहाँ पर ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करोगे जो ओनली वर्ड है इनको तो आप इजीली एलिमिनेट कर दो। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी गया। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में विच ऑप्शन इज बेटर। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर इज ओनली टॉकिंग अबाउट द गुड्स, बट नेशनल इनकम टॉकिंग अबाउट द गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। सो ध्यान रखना अपने को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, जीडीपी इज मेजर्ड एट, कि हम जीडीपी को किस पे मेजर करते हैं? फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान से इसका आंसर देना है। तो क्लास ध्यान रखना है कि जो जीडीपी मेजर की जाती है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर मेजर की जाती है, बिकॉज मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं कि टैक्सेस और सब्सिडीज को एडजस्ट कर देते हैं, बट फैक्टर कॉस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो जो हम कंट्रीज को कंपेयर भी करते हैं ना, वो मार्केट प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएनपी इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि जीएनपी किसके इक्वल होता है? ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी माइनस एनएफआईए, जीडीपी प्लस एनएफआईए, जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन और एनएनपी प्लस सब्सिडीज।
बात करो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, रिकॉल रिकॉल, यस, अगर अपने को नेशनल इनकम चाहिए फ्रॉम द डोमेस्टिक इनकम, सो वी नीड टू एड NFIA। सो बेसिक क्वेश्चन था, आई होप सभी का आंसर सही आया होगा। क्वेश्चन, NNP इज ऑब्टेन्ड बाय, अब नाउ NNP कैसे मिलेगा, एडिंग डेप्रिसिएशन टू GNP, सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम GNP, एडिंग NFIA टू GDP और सब्ट्रैक्टिंग NIT फ्रॉम GDP। तो गिव मी द आंसर फास्ट। तो देखो एक बार सारे ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ए, एडिंग डेप्रिसिएशन टू GNP। अब देखो डेप्रिसिएशन का इश्यू जो आता है वो ग्रॉस और नेट में आता है, ऑलरेडी ग्रॉस है तो ग्रॉस में डेप ऐड करने का कोई सेंस बन नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इतना नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम GNP, यस, अगर आप ग्रॉस में से डेप माइनस करोगे तो नेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। बट टू ऑप्शन और देख लेते हैं, NFIA टू GDP, अगर आप GDP में NFIA ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा GNP, नॉट अ NNP। NIT फ्रॉम GDP, अब ये ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो GDP है, अब रिकॉल करो, अभी हमने देखा कि GDP लिखा है तो इसका मतलब वहां पर किसके बारे में बात हो रही है, वहां पर आपका बात हो रही है MP के बारे में, मार्केट प्राइस के बारे में। तो याद रखो जब आप MP में से NIT कर दोगे माइनस तो आपको क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट मिलने वाली है। सो हेयर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज, कि इनमें से किसको हम नेशनल इनकम की तरह शो करते हैं, GDP या MP, गिव मी द आंसर फर्स्ट, क्या रहेगा। बेसिक क्वेश्चन है, आई होप सभी का आंसर आ गया होगा कि नेशनल इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं, तो नेशनल इनकम डिनोटेड बाय द NNP FC, मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। अब नाउ आपका एक होमवर्क है आपको बताने की, लाइक जो डोमेस्टिक इनकम है उसको किससे डिनोट किया जाता है इन द कमेंट बॉक्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते नहीं हो, सो टेक इट सीरियसली ताकि बस आपका रिवीजन भी साथ के साथ में हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। आप देखो PYQ का क्वेश्चन है कि लाइक इनमें से कौन सा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, वेरी बेसिक क्वेश्चन, गिव मी द आंसर। सो बेसिक क्वेश्चन बात करें कि लाइक कौन सा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, सो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट। सो अगर आपको याद होगा दीज आर द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम, बिकॉज दीज आर द फैक्टर सर्विसेज। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि लाइक ये आपकी फैक्टर पेमेंट है, लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन है ये आपकी ट्रांसफर पेमेंट, और कभी भी नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट काउंट नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल इनकम इंक्लूड, यस, पर्सनल इनकम कौन सी इनकम होती है, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि पर्सनल इनकम का पार्ट है। तो टाइम स्टार्ट। तो देखो, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ट्रांसफर पेमेंट एंड डेप्रिसिएशन। पर्सनल इनकम होती क्या है वो समझो, लाइक एक ऐसी इनकम जो कि कमाई हुई इनकम है। अब कमाने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि लाइक उसको हमने फैक्टर सर्विसेज के थ्रू ही कमाया है। अब लाइक किसी ने मुझे डोनेशन दे दिया, तब वो डोनेशन मेरा हो गया ना, अब मैं उस पैसे का कुछ भी करूं वो मेरी पर्सनल इनकम है। तो याद रखना जो ट्रांसफर पेमेंट होते हैं ना, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पर्सनल इनकम। तो याद रखना पर्सनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट भी आ जाती है एज वेल एज फैक्टर पेमेंट भी काउंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजेबल इनकम, कि अब नाउ ये डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है, फर्स्ट, लाइक इनमें से कौन सी इनकम है जो कि डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। अभी इससे प्रीवियसली हमने क्वेश्चन देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल इनकम। अब देखो 100 रुपये मेरी इनकम है, अब उसमें कुछ हो सकता है इनकम मेरी फैक्टर इनकम हो और हो सकता है कुछ ट्रांसफर इनकम हो, लेकिन अभी उस पर टैक्स गया नहीं है, क्योंकि लेट से हो सकता है 100 रुपये में से 10 रुपये चला गया टैक्स, तो मैं कितना खर्च कर पाऊंगा, 90 रुपीज ही तो खर्च कर पाऊंगा। तो 90 रुपीज हमारी क्या रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम रहेगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, की जब आप पर्सनल इनकम में से कर देते हो माइनस किसको, टैक्स को, तो आपको क्या मिलता है, देन तब आपको डिस्पोजेबल इनकम मिलती है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी नीड टू टॉकिंग अबाउट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, सो फास्ट सॉल्व करते हैं। विच मेथड कैलकुलेट्स NI मतलब नेशनल इनकम बाय समिंग फैक्टर इनकम। एज वी नो कि देयर आर 3 मेथड टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। कौन से मेथड में हम फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि लाइक जो इनकम मेथड होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी,
इसमें हम क्या करते हैं, सारी की सारी फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं। 4 फैक्टर इनकम हमने डिस्कस करी है, कौन कौन सी? रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट। सो these are the part of factor income. Next question is equal to, what is the formula of value addition? Simple answer. So value addition is equal to the value of output minus intermediate consumption. So option B is the correct. Next question, which of the following is included in expenditure method? इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट होता है? वेजेस, रेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर इनकम। सो बेसिक है, अभी हमने डिस्कस किया। फर्स्ट गिव मी द आंसर। यस, सो देखो वेजेस एंड रेंट आर द पार्ट ऑफ इनकम मेथड। ट्रांसफर इनकम के बारे में बात की ही नहीं जा रही है, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन की जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड। विच आइटम लीड टू डबल काउंटिंग? किसकी वजह से डबल काउंटिंग का जो इश्यू है वो क्रिएट होता है? फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन है, तो याद रखना बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स कहीं ना कहीं डबल काउंटिंग का इश्यू होता हुआ दिखाई देता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट क्वेश्चन। परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ फर्म, अगर किसी फर्म ने मशीनरी परचेज करी है तो उसको आप क्या मानोगे? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर पेमेंट और इंटरमीडिएट गुड्स। फास्ट। सो याद रखना है कि अगर कोई भी फर्म मशीनरी को परचेज कर रही है सो इट इज द पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन कब होता है? जब कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए खर्च कर रहा है, नाउ दैट इज कॉल्ड कंजप्शन। बट अगर किसी फर्म ने कोई खर्चा किया है मशीनरी को परचेज करने पे, देन दैट्स द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच मेथड अवॉइड डबल काउंटिंग ऑटोमेटिकली? कि इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें डबल काउंटिंग का कोई झंझट होता ही नहीं है? यस, फर्स्ट। तो देखो याद रखना है क्लास की, लाइक जो इनकम मेथड होता है वो कभी भी डबल काउंटिंग के बारे में बात तो नहीं करता है, बिकॉज इनकम मेथड में हम कौन सी इनकम के बारे में बात करें? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फैक्टर इनकम। सो इनकम आर काउंटेड ओनली वंस, इसलिए इनकम मेथड में कोई डबल काउंटिंग का झंझट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन जीडीपी? की इनमें से कौन सा जीडीपी में काउंट होगा? ध्यान से देखो, अब समझना है इस वाले क्वेश्चन को कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ध्यान से समझो कि लाइक जीडीपी में ओनली वही चीज काउंट होती है जो कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कर रही है। अब आप ऑप्शंस देखो, सेल ऑफ अ ओल्ड हाउस, कोई ऑलरेडी पुराना हाउस को सेल कर दिया, तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन तो नहीं की हुआ, यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन तो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। परचेज ऑफ शेयर, तो देखो शेयर अगेन दीज आर द पेपर, ये आपकी कहीं ना कहीं पेपर वाली चीज है, तो पेपर पर कोई भी शेयर, डिवेंचर, बोनस शेयर, कुछ भी इस टाइप की चीजें हैं, दे आर अगेन द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तो इसलिए ये भी जीडीपी में काउंट नहीं होती है। लास्ट ऑप्शन ट्रांसफर पेमेंट, तो वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं जीडीपी में हम। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, अगर आप न्यू हाउस का कंस्ट्रक्शन करोगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्शन हुआ, सो दैट इज द पार्ट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द 27, कि विच इनकम इज अर्न बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? की कौन सी इनकम है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं? तो देखो एज वी नो कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और उनकी जो इनकम है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन है कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर द पार्ट ऑफ इनकम जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफर पेमेंट? कि इनमें से कौन सा ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगा? बेसिक अभी हमने डिस्कस किया भी ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस पास्ट। सो आप देखोगे रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, दीज आर द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन है वो आपकी क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी ट्रांसफर पेमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? कि इनमें से अगेन कौन सा पार्ट है जो कि नेशनल इनकम काउंट करते समय इंक्लूड नहीं किया जाएगा? सो टाइम स्टार्ट नाउ। तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन। तो देखो वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट दीज आर द पार्ट ऑफ इनकम मेथड, सो दे आर यूज बाय कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, लेकिन जो कैपिटल गेन है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम।
तो बच्चों लास्ट तक बने रहना वीडियो में, ताकि आपको जो PYQs हैं और लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ पाए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एट द इन द एग्जामिनेशन आपके पूछे जाते हैं अगेन एंड अगेन। क्योंकि एक बार अगर आप ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे तो इसका फायदा आप लोगों को कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी मिलने वाला है। ये नहीं कि ओनली लाइक इसका फायदा ओनली आपको एमसीक्यूज में मिलेगा, इन चीजों को आप यूज करके आ सकते हो इन द राइटिंग पोर्शन एज वेल। बाय द वे अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से वी कैन राइट द आंसर एज वेल। ठीक है, इसके लिए कुछ वीडियोस वगैरह तैयार करूंगा जिसमें हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। सो हेयर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, सब्सिडीज आर, कि सब्सिडी इनमें से किसका पार्ट होती है, ध्यान से। तो याद रखना है कि जब भी आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड करोगे सब्सिडीज को तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सब्सिडीज रिड्यूस मार्केट प्राइस, सो दे आर एडेड टू द फैक्टर कॉस्ट। कि सब्सिडी की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस कम होगा, इसलिए उसको हम काउंट करते हैं किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। 31 NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात की जा रही है कि नेट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। स्ट्रेट क्वेश्चन है, गिव मी द आंसर, सभी से एक बार में आंसर आ जाना चाहिए। सो याद रखना है जो NIT होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसका फॉर्मूला हमें क्या देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हेयर। बेसिक क्वेश्चन था, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम। क्लास अभी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसलिए सभी का आंसर आ जाना चाहिए। आई होप आप लोग सभी वीडियोस को ध्यान से सुन रहे होंगे। तो जिसने भी ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुना था उसको पता होगा कि ट्रांसफर इनकम, अभी हमने क्या पढ़ा कि लाइक पर्सनल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो कि चाहे कमाई हुई हो चाहे मैं कह रहा हूँ चुराई हुई हो, है तो वो पर्सनल इनकम ना, को हम खर्च कर सकते हैं। सो याद रखना है कि जो ट्रांसफर इनकम है और ट्रांसफर पेमेंट है दैट इज द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डिस्पोजेबल इनकम कैन बी यूज फॉर। कि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो यूज कहां पर होती है, फास्ट। सो देखो क्लास, डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम है कि लाइक जब आप पर्सनल इनकम में से टैक्स माइनस कर दोगे, सो टैक्स माइनस करने के बाद जो आपके पास खर्च करने के लिए पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्पोजेबल इनकम। तो आप डिस्पोजेबल इनकम से आप कंजप्शन भी कर सकते हो एज वेल एज इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, सेविंग भी कर सकते हो। अब आप फ्री हो ना उस वाले पैसे को कहीं पर भी यूज करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज बेस्ट हेयर। सो याद रखना है कि डिस्पोजेबल इनकम एक ऐसी इनकम है जो कि बचती है आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्स। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन GNP। कि GNP में कौन सा पार्ट काउंट नहीं होगा। तो क्लास को बात करें कि लाइक ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ प्रोडक्ट वी कैन से कि लाइक इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अपने को। तो देखो इनकम अर्न अब्रॉड बाय रेजिडेंस, कोई इंडियन रेजिडेंस है उसने बाहर काम करके पैसा कमाया है तो वो इंडिया की नेशनल इनकम का तो पार्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। इनकम अर्न डोमेस्टिकली, इंडिया की बाउंड्री लाइन के अंदर इनकम जनरेट हो रही है तो ये भी पार्ट है, फैक्टर इनकम भी पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखोगे कि इनकम अर्न एब्रॉड बाय फॉरेनर, अब देखो कोई बाहर का पर्सन है और बाहर ही वो इनकम जनरेट कर रहा है तो उसका क्या इंडिया से लेना देना है, मतलब ही नहीं है, तो इसलिए वो GNP का पार्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये दीज आर द PYQ, ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करोगे। सो आपको प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी लीव नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 35 कि इफ NFI इज नेगेटिव देन, कि अगर NFI नेगेटिव है तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। सो क्लास देखो ये सिंपली अगर नेगेटिव आप खुद सोचो कि NFI का यूज कहां पर किया जा रहा है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए आपका NFI का यूज किया जा रहा है। अब NFI का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब आप देखोगे कि अगर डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो उसके लिए मुझे NFI प्लस करना पड़ता है, लेकिन अगर NFI की वैल्यू नेगेटिव है तो उस वाले केस में तो नेशनल इनकम कम हो जाएगा ना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन की लाइक GDP इज ग्रेटर देन GNP। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड मेजर नेशनल इनकम बाय एडिंग वैल्यू एट ईच स्टेज। की हर एक स्टेज में वैल्यू ऐड करने के बाद जो नेशनल इनकम निकल के आती है तो वो हम किस मेथड के थ्रू निकालते हैं।
यस, गिव मी द आंसर। तो देखो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द ऑप्शन, एंड बी के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो वैल्यू एडिशन मेथड जो होता है ऑप्शन नंबर सी, उसके थ्रू आप नेशनल इनकम निकालते हो हर एक स्टेज में वैल्यू ऐड करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट गुड्स की इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? यस। सो आप देखते हो कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। सो ऑप्शन नंबर सी, यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिसको अभी आपको और आगे ले जाके उसका प्रोडक्शन करना है, ऐसी इनकम कौन सी, ऐसा गुड्स कौन सा गुड्स कहलाएगा आपका? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच आइटम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम मेथड? कि लाइक इनमें से कौन सा आइटम जो है इनकम मेथड में काउंट किया जाएगा? ट्रांसफर इनकम, कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बेसिक क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए, फॉर्मूला रिकॉल करोगे आंसर आएगा। तो आयु सभी का आ गया होगा आंसर के, लाइक जो प्रॉफिट है दैट्स अ पार्ट ऑफ इनकम मेथड। अब नाउ एक क्वेश्चन का आंसर देना है तुम लोग को सभी को कमेंट बॉक्स में, कि लाइक प्रॉफिट के कंपोनेंट कौन कौन से, प्रॉफिट किसके अंदर आपका देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा करो सिंपली कि लाइक पूरी के पूरे इनकम मेथड का फ्लो चार्ट फॉर्म करो और उसके कंपोनेंट लिखो इन द कमेंट बॉक्स। 39, एक्सपेंडिचर मेथड मेजर नेशनल इनकम फॉर्म। कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है वहां से जो नेशनल इनकम निकल के आती है वो किस तरीके से निकल के आती है? जल्दी, नाम से आपको मालूम पड़ेगा कि लाइक जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या? खर्चा करना, खर्चा मतलब क्या? स्पेंडिंग। तो लाइक कितना खर्चा किया जा रहा है, तो लाइक उन सभी को जब आप ऐड करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? नेशनल इनकम निकल के आएगी यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड, कि इनमें से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कौन सा पार्ट है? ट्रांसफर पेमेंट, ओल्ड एज पेंशन, स्पेंडिंग ऑन स्कूल एंड रोड्स एंड इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। तो क्लास गिव मी द आंसर। तो आपको देखने को मिलेगा कि लाइक जो गवर्नमेंट स्कूल पर, रोड्स पर खर्चा कर रही है, तो वो गवर्नमेंट के फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट देखने को मिलता है। ओनली गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडेड। तो जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस कर रही है दैट्स द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। विच कॉस्ट डबल काउंटिंग, किसकी वजह से डबल काउंटिंग का इश्यू क्रिएट होता है? काउंटिंग फाइनल गुड्स, काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स, काउंटिंग डेप्रिसिएशन, काउंटिंग सब्सिडीज। सो गिव मी द आंसर। तो देखो क्लास, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वजह से आपकी डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब आपको याद होगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडिशन? दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सो याद रखना जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ आउटपुट, और इसी की वजह से आपका डबल काउंटिंग का इशू क्रिएट होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, की स्टॉक डिप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड। कि स्टॉक एप्रिसिएशन को हम काउंट नहीं करते हैं जब भी आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे, क्यों बताओ? क्या ये इलीगल है? तो देखो अगेन जीडीपी में ओनली वही चीज काउंट होती है, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। अब आपको सोचो कि लाइक 100 का स्टॉक था, 150 का हो गया, तो स्टॉक तो उतना ही रहा ना, कि कोई प्रोडक्शन हुआ वहां पर? तो प्रोडक्शन तो देखने को नहीं मिला। प्रोडक्शन नहीं होगा तो उस वाले केस में को आप काउंट नहीं करोगे जीडीपी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ 43। तो चेंज इन इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ, कि जो इन्वेंट्री में चेंज आ रहा है, चेंज इन स्टॉक भी आप बोल सकते हो, तो ये किसका पार्ट होता है? क्या ये कंजप्शन का पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, कि सेविंग का पार्ट है? तो अगर आप देखोगे कि जो एक्सपेंडिचर मेथड था वहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर दो टाइप के एक्सपेंडिचर थे। कौन कौन से? एक तो फिक्स एक्सपेंडिचर और एक आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और एक आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट। सो याद रखना है कि लाइक जो चेंज इन इन्वेंट्री है, चेंज इन स्टॉक, दैट इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री और चेंज इन स्टॉक? विच इज ध्यान से क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज बेस्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ सर्विसेज? कि अगर आपको सर्विसेज के थ्रू नेशनल इनकम निकालनी है तो कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? सो देखो, सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज के बारे में किस मेथड में बात की जाती है? इनकम मेथड के बारे में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। उनकी सर्विसेज डू नॉट प्रोड्यूस टेंजिबल आउटपुट, सो इनकम मेथड इज सुटेबल टू कैलकुलेट इट। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय गवर्नमेंट, इसकी गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है एजुकेशन पर, वो किसका पार्ट होती है? क्या वो ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट है,
क्या वो फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्या वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, कि वो कैपिटल लॉस है। फास्ट। सो याद रखना है कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है, जितना भी खर्चा कर रही है एजुकेशन पर, वो आपका हमेशा किसका पार्ट होगा, दैट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि नेशनल इनकम की कौन सी कैसे स्मार्टली टैकल करना है। रेगुलर प्रैक्टिस और प्रॉपर रिवीजन से बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स पॉसिबल हैं। वीडियो को रिवाइज कीजिए, अपने डाउट नोट्स कीजिए, और ऐसे ही स्ट्रक्चर प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज द पार्ट फर्स्ट एंड सी यू इन द